नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बागपत में शराब से होने वाली मौतों का आंकड़ा एक के बाद एक बढ़ता ही जा रहा है और अब ये संख्या 7 तक पहुंच चुकी है, जहां आज फिर एक बागपत कोतवाली क्षेत्र के निरोजपुर गुज्जर में एक शख्स की शराब पीने से मौत हो गई। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं बागपत में शराब से मरने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ सीएमओ का ये रवैया हैरान कर देने वाला है कि सीएमओ के मुताबिक उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी भरोसा नहीं है कि उससे किसी की मौत के बारे में कुछ स्पष्ट हो सकता है। दरअसल मामला बागपत के निरोजपुर गुज्जर गाँव का है, जहाँ के रहने वाले अमरपाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि दोपहर के समय अमरपाल ने गांव के ही रहने वाले व्यक्ति के साथ शराब पी थी। वह व्यक्ति शराब कहां से लेकर आया यह नहीं पता। शराब पीने के बाद हालत बिगड़ी और फिर अस्पताल में उनकी मौत हो गई। वहीं परिजनों ने डॉक्टरों पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। बागपत में अभी तक शराब से संदिग्ध मौत होने से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे पहले भी चमरावल गाँव में 6 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन प्रशासन ने इसे स्वाभाविक मौत करार दिया था। वहीं सीएमओ के मुताबिक अस्पताल आने से पहले ही अमरपाल की मौत हो चुकी थी, जबकि किन कारणों से ये अभी बताना संभव नहीं है कि मौत किस कारण हुई है। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि जरूरी नहीं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब कुछ स्पष्ट हो। हमारे एक बड़े भाई ने शराब पी थी 5 मिनट पहले। जिस समय हम उसको घर से लेके चले, उसने 5 मिनट पहले देसी शराब पी। उसको कुछ सिम्टम हमें दिखाई दिए, उसको झाग वाग आने शुरू हो गए। हम उसको कार में डाल के और 10 मिनट के अंदर हमने CHC पर उसको ला के दे दिया। तब तक जिंदा था। हम यहाँ आए तो इन्होंने, जो भी यहाँ बैठे हैं और डॉक्टर हैं, कौन है हम नहीं जानते, इन्होंने ये कह दिया कि हमारे पास डॉक्टर नहीं है और आप इसको हम रेफ़र कर रहे हैं, मेरठ ले जाइए। स्ट्रक्चर कोई लेके नहीं आया। हम कंधे पे डाल के अंदर लेके गए हैं और उन्होंने जाते ही 2-3 इंजेक्शन लगा के और उसको बोल दिया कि आप 108 को फ़ोन कर लो और इसको हम मेरठ रेफ़र कर रहे हैं, हमारे पास डॉक्टर नहीं है। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उन्होंने 10 मिनट बाद बोल दिया हमें कि डेथ हो गई इनकी, जबकि कोई डॉक्टर उस समय आया नहीं। हम यहीं मौजूद थे। क्या शराब कहाँ से ली थी, क्या शराब थी वो? शराब एक गांव का ही व्यक्ति है और वो इसके पास आया था। वो कहाँ से लाया है वो पुलिस का काम है। कहाँ है वो, कहाँ से लेके आया था वो जांच वो करें। हम तो अपनी आफत में थे, हम CHC पे हैं, हम उसको कहाँ खोज सकते हैं। पुलिस को जानकारी दी इस बात की? पुलिस को जानकारी तो काफ़ी दी गई है। पुलिस ने तो बागपत जिले में 2 ही तस्कर आज तक रजिस्टर्ड किए हैं, जबकि पूरा बागपत तस्करी का अड्डा बनवा रखा है शराब का पुलिस ने। तो मेरा कहना ये है कि ये 1 हफ्ते के अंदर 7वीं मौत है जहरीली दारू पीने से। और दुर्भाग्य इस प्रदेश का ये है कि इस जनपद के सांसद खुद 1.5 महीने पहले 2 महीने पहले ये बयान दे चुके और ये अपनी घोषणा करी उन्होंने कि इस जिले में अवैध दारू की सप्लाई होती है हरियाणा से। अब हम ये जानना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, अगर सांसद जी को पता है अवैध जहरीली दारू की सप्लाई होती है, स्मगलरी होती है, तो शासन प्रशासन गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, क्या विधायक और सांसद कर रहे हैं? 7 मौत पिछले 1 हफ्ते के अंदर और प्रशासन शासन दबाव बना रहा है। अगर भाई तुम ये कहो, परिवार वालों को ये दबाव बना रहे हैं, ये कहो अगर ये बीमारी से मौत हुई है। मतलब ऐसा हो सकता है क्या? 7 लोगों ने दारू पी बैठ गए और उनकी बीमारी से मौत हो गई और पीड़ित परिवारों को रात को उठा के थाने तक ले जाया जाता है, उन पर दबाव बनाया जाता है कि बयान बदलो। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। जो सरकार ये नारा देकर आई हो हम गुंडा, करप्शन, भ्रष्टाचार सब समाप्त कर देंगे, रामराज ले जाएंगे। आज रामराज के हालात ये हैं कि लोग जहरीली दारू पी के मर रहे हैं। और मैं गारंटी देता हूं 99% जो तस्कर हैं, जो अवैध काम करने वाले हैं, जो दारू की सप्लाई या तमाम नशे की सप्लाई कर रहे हैं, सब बीजेपी से जुड़े हुए संगठन के लोग हैं। आपकी ओर से कोई मांग है क्या इसमें? मेरी मांग है 24 घंटे के अंदर अंदर जो पीड़ित, जिसने आज दम तोड़ा और जो 6 पहले तोड़ चुके हैं, इनको गवर्नमेंट 10-10 लाख का मुआवजा दे। और 24 घंटे के अंदर वो कौन तस्कर है और किस नेता के आशीर्वाद से पड़ा हुआ है, फूल रहा है, उस पर क्या धारा लगा के जेल भेज दिया इन्होंने
उस पर निर्भर होगा। 24 घंटे का टाइम दे दिया है। कौन तस्कर है उसको गिरफ्तार करें और उस पर कठोर कार्रवाई हो, और जो उसको संरक्षण दे रहा है उस पर भी तुरंत कार्रवाई हो और पीड़ित परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा मिले। डॉक्टर मौजूद थे और 12 बजे मरीज आया, 12:10 पे हम लोग मौजूद हैं। जब आया था तो पेशेंट एक्सपायर हो चुका था। डॉक्टरों ने जो बताया कि नब्ज़ उसकी थी नहीं और उसका रेस्पिरेशन नहीं चल रहा था। जो आखिरी मेजर्स होते हैं CPR वो उन्होंने दिया, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। इसी बीच में उन्होंने 108 इसलिए तैयार करने की कोशिश करी थी कि अगर रिवाइव हो जाए तो इसे हम मेरठ भेज दें, लेकिन ऐसा कोई समय नहीं मिल पाया। पेशेंट लगभग मरणासन अवस्था में थे, उसे बचा नहीं पाए। इसमें हमारे डॉक्टर और स्टाफ की कोई गलती नहीं है। अच्छा, उसकी मौत जो है शराब पीने से कैसे मौत है? ये नहीं कह सकते हम इस समय। जांच जब एक्सपायर हो जाता है आदमी तो ये नहीं बता सकते कि उसको क्या बीमारी थी पहले से। पोस्टमार्टम के बाद पता लगेगा। पोस्टमार्टम में पता लग भी सकता है या उसके बाद में कुछ जांचें और होती हैं तब पता चलेगा। बागपत के दोगढ़ थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25-25 हजार के इनामी 2 हत्यारों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों हत्यारों ने गांव के ही एक शख्स की गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। आज जब हत्यारे गांव छोड़कर भागने की फिराक में थे तभी दोगढ़ पुलिस टीम ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। बदमाशों की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद कर लिया है। पुलिस पूछताछ में हत्यारों ने बताया कि मृतक सुरेश पाल उन्हें बेवजह परेशान करता था और उनसे पैसे वसूलता रहता था, जिससे परेशान होकर हत्यारों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्यारे दोस्तों के नाम गोविंद और हरीश हैं, जो दोगढ़ थाने के नीरपुरा गाँव के रहने वाले हैं। इन दोनों दोस्तों ने अपने ही गांव के सुरेश पाल नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद दोगढ़ थाना पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए दोनों को अरेस्ट कर लिया। हत्यारे गोविंद ने बताया कि सुरेश पाल दबंग प्रवृत्ति का आदमी था और वह उनका लगातार उत्पीड़न कर रहा था और उनसे पैसे वसूली करता था। साथ ही पैसे न देने पर उसने आरोपियों की कार भी चोरी करवा दी थी, जो पैसे देने के बाद बरामद की गई थी। मृतक जब लगातार उत्पीड़न कर रहा था तो गोविंद ने परेशान होकर अपने साथी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। दोगढ़ पुलिस ने आज दोनों हत्यारों को अरेस्ट कर जेल भेज दिया है। देखिए, विगत दिनों में थाना दोगढ़ क्षेत्र में सुरेश पाल नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की। उसमें वो मुकदमा दोगढ़ थाने में पंजीकृत हुआ था, जिसमें 2 अभियुक्त गोविंद और हरीश प्रकाश में आए थे और उनके लिए लगातार पुलिस के दबिशें चल रही थी। उन पर दोनों पे 25-25 हज़ार रुपये का इनाम था। उन दोनों को आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एसएसपी अभिषेक यादव के दिशा निर्देशानुसार चलाए जा रहे जनपद में वांछित अपराधियों के विरुद्ध अभियान के तहत पुलिस ने बायवाला चौकी पर चेकिंग अभियान चलाया हुआ था। चेकिंग के दौरान भड़ल की ओर से आ रहे 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से एक एक्टिवा, एक एंटोर्क स्कूटर, एक बुलेट मोटरसाइकिल, एक यामाहा FZ फर्जी नंबर लगी प्लेट बरामद हुई और अभियुक्तों का एक साथी मौके से एक बुलेट मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गया, जो इस गैंग का लीडर बताया जा रहा है। अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि वह सभी दिल्ली के रहने वाले हैं। अपने साथी राजीव के माध्यम से फर्जी फाइनेंस कराकर गाड़ियों को आधी कीमत पर खरीदकर उन्हें 5 से 10 हजार के मुनाफे पर यूपी में नंबर प्लेट लगाकर बेच देते थे। और पुलिस ने यह भी बताया कि यह आरोपी पिछले 2 वर्षों से इस काम को अंजाम दे रहे थे और इनके द्वारा किन किन लोगों को वाहन बेचे गए हैं, इसकी जानकारी तथा आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। कैबिनेट मंत्री ने 1 करोड़ 20 लाख की लागत से बनने वाले वृहद गौ संरक्षण केंद्र का शिलान्यास करते हुए कहा कि गौ संरक्षण को लेकर योगी सरकार ने बड़े स्तर पर काम किया है। उन्होंने इस दौरान लोगों को कोरोना से बचने की अपील करते हुए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क लगाने की शपथ भी दिलाई। उत्तर प्रदेश के गन्ना कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने जनपद शामली के थाना भवन क्षेत्र के दिल्ली सहारनपुर हाईवे स्थित 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से बनने वाले वृहद गौ संरक्षण केंद्र का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने का लगातार काम कर रहे हैं और उनके ही प्रयास से थाना भवन क्षेत्र में वृहद गौ संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है, जिसमें लगभग 200 गोवंशों का रखरखाव व पालन किया जा सकेगा, जिससे किसानों को आवारा घूम रहे पशुओं से निजात तो मिलेगी ही, साथ ही गोवंशों का भी संरक्षण हो सकेगा। उन्होंने कहा कि हम सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जब क्षेत्र में सरकार द्वारा विकास कार्य कराए जा रहे हैं, ऐसे विकास कार्यों में हम सब भी भागीदारी करें। उन्होंने गौ संरक्षण केंद्र को बनाने वाली कार्यदायी संस्था के अधिकारी को भी इस पुण्य के काम में गुण
गुणवत्ता व मानक के अनुरूप ही काम करने की सलाह दी। उन्होंने कार्यक्रम में बोलते हुए सभी लोगों को देश में कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करते हुए कहा कि इस बीमारी को हम सभी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हम सब लोगों को मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए ताकि बहुमूल्य जीवन को बचाया जा सके। कार्यक्रम में पहुंची जिला अधिकारी ने भी लोगों को आश्वस्त किया कि वृहद गो संरक्षण केंद्र को गुणवत्ता के अनुरूप बनाया जाएगा। घर से लापता युवती की बरामदगी को लेकर गांव के लोगों ने थाने पर प्रदर्शन किया। शामली जनपद के थाना भवन थाना क्षेत्र के गांव अम्भेटा से 10 दिन पूर्व एक युवती अपने घर से लापता हो गई थी। युवती के परिजनों ने गांव के ही एक युवक पर बहला फुसला कर ले जाने का आरोप लगाया था और थाना भवन थाने में तहरीर दी थी। 10 दिन बीत जाने के बाद भी युवती का कोई पता नहीं लगा। मामला 2 समुदाय से जुड़ा होने के कारण आज गाँव के लोगों ने हिंदू युवा मंच के बैनर तले थाना भवन थाने पर धरना प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द युवती की बरामदगी की मांग की। वहीं थाना भवन सीओ अमित सक्सेना ने लोगों को जल्द ही युवती को बरामद करने का आश्वासन देकर शांत किया। हम लोग आज यहाँ थाना भवन क्षेत्र में अपने एक लड़की हिंदू समाज की लड़की गई है तो उसको कुछ लोगों के द्वारा मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा उसको ले जाया गया है। थाने में रिपोर्ट तक भी हुई है परंतु अभी तक कोई कार्रवाई संतोषजनक नहीं हुई है। इसलिए आज मजबूरी में समस्त हिंदू समाज को हिंदू जान मंच के नीचे बैनर के नीचे हम लोगों को इकट्ठा होना पड़ा और अपनी बात रखी। सीओ थाना भवन ने आज आश्वासन दिया कि बुध की शाम तक मैं इसको केस को फाइनल करूँगा और अगर नहीं होगा तो उसके बाद हम सब लोग बैठेंगे विचार करेंगे, जो भी होगा आगे की हम कार्रवाई तभी करेंगे। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है? मुस्लिम उन्हीं दूसरे संप्रदाय के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। उसमें 1-2 को उठाया भी है, बता रहे हैं कि हम उनको आज जेल भेज रहे हैं परंतु हम इस चीज़ से हम कोई मतलब नहीं रखते। हमें लड़की बरामद चाहिए। जनपद मुजफ्फरनगर के रुड़की रोड स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें भारी संख्या में अनुयायियों ने रक्तदान किया। जिसमें जिला चिकित्सालय की टीम ने ब्लड बैंक प्रभारी स्वराज सिंह के नेतृत्व में रक्तदान कराया। इस दौरान संत निरंकारी सत्संग भवन में पहुंचे सैकड़ों अनुयायियों ने रक्तदान किया। जनपद मुजफ्फरनगर के झांसी की रानी चौक पर अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी का पुतला फूंका, जहां उन्होंने कंगना रनौत के साथ किए गए व्यवहार को लेकर उग्र प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार से महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश कौशिक के अनुसार महाराष्ट्र सरकार का पूर्ण विरोध पूरे उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, जिसमें मुजफ्फरनगर में आज सोनिया गांधी और उद्धव ठाकरे के पुतले का दहन किया जा रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने बाबा साहेब ठाकरे के विरासत को एक तरह से समाप्त कर दिया है, बदनाम कर दिया है। वो मुस्लिम सेना की ओर अग्रसर हो गई हैं, क्योंकि जब तक बाला साहब ठाकरे शिवसेना में रहे कोई भी मुसलमान शिवसेना में नहीं आया और उन्होंने राजनीति को कुछ नहीं समझा, केवल उनका ही एक आदेश चलता था, राजनीति को वे कुछ महत्व नहीं देते थे। लेकिन गद्दी के लालच में उद्धव ठाकरे ने अनेक ऐसे कार्य किए, साधुओं की हत्या हुई, उसमें कुछ नहीं किया गया। प्रशांत ने आत्महत्या कर ली, उसे दबाने के लिए उसने महाराष्ट्र पुलिस पर पूरा जोर दबाया। इसके अलावा मुस्लिम प्रस्ती भी शिवसेना आजकल कर रही हैं, मुस्लिमों को आगे बढ़ा रही हैं और हिंदुत्व के खिलाफ एक तरह का एजेंडा चला रही हैं। तो हिंदू महासभा ने यह निर्णय लिया है कि शिवसेना के खिलाफ पूरे प्रदेश में आज उद्धव ठाकरे और सोनिया गांधी का पुतला फूंका जाए, क्योंकि ये गैंग मैम और गधे का हो गया है। सोनिया गांधी मैम है और बाकी जो हैं उसके गधे हैं। तो ऐसे लोगों को राजनीति से संन्यास लेना चाहिए और महाराष्ट्र सरकार को राष्ट्रपति से निवेदन है तुरंत तत्काल प्रभाव से भंग कर देना चाहिए। ठीक। जनपद मुजफ्फरनगर के महावीर चौक स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी और अल्पसंख्यक सभा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर नूर हसन मौजूद रहे। इस दौरान डॉक्टर नूर हसन द्वारा अल्पसंख्यक सभा की कार्यकारिणी की घोषणा की गई। वहीं जिला अध्यक्ष ने सभी से अपील करते हुए कहा कि नए पदाधिकारी और कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का कार्य करें। एक तो आज आपने अपने समाजवादी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं डॉक्टर नूर हसन सलमानी, उन्होंने अपने कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की मेरी संस्तुति पर घोषणा की है। आज इस अकील को महामंत्री बनाया है। बाबर सैयद हैं,
काबिल सिद्दीकी हैं, रिजवान कुरैशी हैं, शाहिद कुरैशी हैं, उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। और अंकित जैन जिला सचिव, सरताज मलिक जिला सचिव, अशफाक पठान लोधी जिला सचिव, मासूम अली जिला सचिव, नई कार्यकारिणी, ये अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की आज घोषणा की गई है। मुझे विश्वास है कि ये लोग समाजवादी पार्टी की नीतियों को बढ़ाने का काम करेंगे और 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनाने के लिए योगदान देंगे। देखिए, आपने घोटाले की बात की है कि 2400 करोड़ घोटाले की सरकार ने किया। एक हमारी समाजवादी पार्टी की मांग है, जो कोविड-19 का ये मसला चल रहा है, पूरे विश्व में है, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में भी, उसमें 2400 करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश सरकार का खर्च आया है। हमारी ये मांग है कि इस खर्च की जांच वर्तमान उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायमूर्ति से कराई जाए। ऑक्सीमीटर जो 700 रुपये का और 2400 रुपये में खरीदा गया है, कुछ 900 रुपये की चीज़ 9000 रुपये में खरीदी गई है। मैं बहुत आंकड़े दे सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ, हो सकता है हमारे आरोप गलत हों। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से मेरा आग्रह है कि अगर उनका सही है, उनके प्रशासन के अधिकारियों के काम सही हैं, तो क्या दिक्कत है माननीय उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायमूर्ति से जांच कराने में? सरकार की जांच पर भरोसा नहीं है। मैं भरोसा तो इसलिए कर नहीं रहा हूँ, मेरे आरोप हैं, हमारी पार्टी के आरोप हैं। हम तो निष्पक्ष जांच चाहते हैं, न्यायमूर्ति से जांच कराने में क्या दिक्कत है? ना वो मेरे अधीन है, ना माननीय मुख्यमंत्री जी के अधीन है। निष्पक्ष जांच हो जाएगी, वर्तमान न्यायमूर्ति साहब जांच करावें। 2400 करोड़ की जो अव्यवस्था प्रदेश में कोविड-19 के मसले में हुई है, उसका हल निकलना चाहिए। हमारा पैसा है, देश की जनता, प्रदेश की जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है, मेहनत का पैसा है, वो सही जगह लगना चाहिए। अगर सही लगा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, अगर हमारे आरोप गलत हैं, हो सकते हैं, तो निष्पक्ष जांच करा लें, क्या दिक्कत है? जनपद शामली के थाना भवन थाना क्षेत्र के गांव खियावड़ी में कुछ दबंग लोगों ने महिला के साथ अभद्रता करते हुए उसके पति को जान से मारने की धमकी दी, जिसकी सूचना महिला द्वारा 112 डायल पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची 112 डायल पुलिस ने महिला व उसके पति को बैठाकर थाने ले गई। आपको बता दें कि मामला जनपद शामली के थाना भवन थाना क्षेत्र के गाँव खियावड़ी का है, जहाँ गाँव के निवासी सोहनवीर सिंह ने बताया कि गाँव के ही एक अपात्र व्यक्ति का अंत्योदय राशन कार्ड बना हुआ था, जिसको उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर कटवा दिया था और उसकी जगह पात्र परिवार का राशन कार्ड बन गया। राशन कार्ड कटने से नाराज उस परिवार के कुछ लोगों ने उसके घर में घुसकर उसकी पत्नी के साथ अभद्रता करते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी, जिसकी सूचना उन्होंने 112 डायल पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पति पत्नी को थाने ले आई, जहाँ पीड़ितों ने उन लोगों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। मैं तो घर से बाहर था, मेरी घरवाली घर पे ही थी और मेरे पिताजी हार्ट के पेशेंट हैं, शुगर भी है, बहुत ज़्यादा बीमार है। मेरी माताजी की किडनी भी ख़राब है और मैं सारा दिन अपना बाहर भीतर रहूँ जी, इन लोगों के डर से। ये कम से कम 30 लोग हैं जी। आज भी मैं तो घर पे था नहीं, मेरी घरवाली को गाली गलौज, मेरे पिताजी को गाली गलौज, एक ये मांगेराम और उसका लड़का मोहित, भांग भी दारू भी है जी। और दूसरी चीज़ है कि यह धर्मेंद्र है जी, जसवीर सिंह, उसके लड़के हैं जी, में छोटे छोटे हैं जी। देखो, पर सारी बात यह है, लड़ाई मेरी 10 महीने पहले इन लोगों ने मेरा मकान तोड़ दिया था और उसी जांच के चक्कर में मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे भी करके पंचायत जोड़ गए, कैसे भी करके दबा के से अपना योग दब के बैठ जा। पर मैं नहीं चाहता, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा हो, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा हो, तो उस देश में सबका साथ सबका विकास सन 2013 में वोट दिया, 2017 में वोट दिया। उसके बाद आज हमें दबाया जा रहा। ये दमक लोग हैं, पहले से इन लोगों पे ST/SC लगी हुई है और मैं सरकार से हाथ जोड़कर गुहार लगाना चाह रहा। मैं सरकार से हाथ जोड़ कर विनती, हमें न्याय देने की कोशिश करें। हमारा जो टूटा हुआ मकान है वो बनाने की कोशिश करें। मैं पहले भी अधिकारियों के साथ में खूब घूम चुका हूँ और ये मेरी घरवाली है। आज तो उन लोगों ने हद पार कर दी साहब। अरे आज क्या बात हुई? आज राशन कार्ड मैंने कटवाया, इनका 4 दिन हो गए जी, अंत्योदय राशन कार्ड। आज तक कोई ऐसा प्रधान नहीं, 20 साल में 4 प्रधान बदल लिए, किसी ने भी उनका राशन कार्ड नहीं कटवाया। और आज मैंने 3-4 दिन कटे हुए हो गए जी। उसी खुणस में आ गए ये लोग मेरे घर पे डंडा लेकर। मेरे पास वीडियो भी है जी उसकी। पुलिस 100 नंबर को बुलाया, 100 नंबर ने बड़ा सपोर्ट किया जी हमारा। मैंने थाने को फ़ोन किया जी और आज मैं थाने में हूँ जी। मुझे तो न्याय चाहिए साहब। हाथ जोड़कर आपसे विनती है, मोदी जी, योगी जी कहीं मेरी ये बात सुनते हो, उनका बहुत बहुत धन्यवाद होगा।
अयोध्या में 20 से 25 वर्षों से चल रही अयोध्या मैरिज एसोसिएशन सामाजिक संस्था के द्वारा कार्यक्रम हुआ। कोरोना वायरस जैसी महामारी में 6 महीने से कैटर्स, टेंट, लाइट, डीजे, माली आदि की समस्या को लेकर जनपद के नीलकंठ मैरिज लॉन में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। आपको बताते चले कि कोविड-19 में सभी की रोजी रोटी के लिए सरकार ने रास्ता खोल दिया था, लेकिन कैटर्स, टेंट, माली, लाइट आदि का अभी तक सरकार ने कुछ भी निर्णय नहीं लिया है। ऐसे में अगर अभी तक सहलक से जुड़े हुए लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ गया है, जिसके चलते काम करने वाले वर्कर के बच्चे भूख के कगार पर हैं। इन सभी सारी समस्याओं को लेकर अब आंदोलन करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। अयोध्या मैरिज एसोसिएशन सामाजिक संस्था अयोध्या के नाम से अब खोल दिया गया है। संस्था के सभी लोगों की मांग है कि सभी के रोजी रोटी के रास्ते खोल दिए जाएं। ऐसे में उनका कहना है कि अब हम लोग कहां जाएं? हमारी सबकी मांगों को केंद्र और प्रदेश सरकार पूरा करें, जिसके चलते लोगों की संख्या 100 से 400 की जाए, क्योंकि 100 आदमी तो सिर्फ ग्रुप के ही हो जाते हैं। की मिल जाए जिससे हम लोगों की रोजी रोटी चले, बस यही हमारा सरकार से निवेदन है और रिक्वेस्ट है। क्या नाम आपका? कृष्ण कुमार जायसवाल, केशव विजय टेंट हाउस, लालू। अयोध्या जनपद के बीकापुर क्षेत्र में करंट की चपेट में आने से शनिवार सुबह कोतवाली क्षेत्र के रूरू खास निवासी 38 वर्षीय युवक की पड़ोसी गांव शाहगंज पुलिस चौकी में मगन का पूर्वा गांव में मौत हो गई। युवक की मौत के बाद निषाद पार्टी से जुड़े लोगों और ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों द्वारा विद्युत विभाग की लापरवाही बताकर आक्रोश व्यक्त किया गया और शव को पोस्टमार्टम भेजने के लिए इनकार कर दिया गया। मौके पर मौजूद इनायतनगर थाना और बीकापुर कोतवाली पुलिस द्वारा समझाने बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हुए। वहीं शव ट्रॉली में लादकर बीकापुर विद्युत उपखंड का घेराव करने के लिए चल पड़े। रास्ते में बीकापुर इनायतनगर मार्ग के किनारे मेहंदिया तिराहे के पास पुलिस कर्मियों ने ट्रॉली को रोक लिया और आगे जाने नहीं दिया। इसके बाद सड़क के किनारे बाग में इकट्ठा होकर काफी संख्या में महिला पुरुष ग्रामीणों द्वारा आक्रोश व्यक्त किया गया। मौके पर पहुंचे एसपी सिटी विजयपाल सिंह, उप जिलाधिकारी बीकापुर दिग्विजय प्रताप सिंह, एसडीओ बीकापुर मनोज कुमार मौर्य, पुलिस क्षेत्र अधिकारी मिल्कीपुर जयप्रकाश सिंह ने लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। क्षेत्र में रमेश निषाद हैं, तो इनकी करंट लगने से डेथ हुई थी और गांव के लोग आक्रोशित होकर के एकत्रित हुए थे और इनके छोटे छोटे बच्चे हैं और इसमें जो हम लोग आए थे यहाँ पर इनके पारिवारिक स्थिति और जो भी इनको इनकी अनुबंध आर्थिक सहायता है उसके लिए और विधिक कार्यवाही करने के लिए हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं और इनका पंचायत नवा कराया जा रहा है। इनको जो भी इनकी आर्थिक मदद होगी वो और बच्चों के लिए और इसके अलावा इस प्रकरण में जांच करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। अमरोहा के विकासखंड गंगेश्वरी के गांव चकफेरी में राशन डीलर द्वारा 5 रुपए प्रति किलो राशन का वितरण किया जा रहा है तथा प्रति कार्ड मिलने वाले 1 किलो चने भी गेहूं के साथ तोले जा रहे हैं, जिससे नाराज ग्रामीणों ने जमकर हंगामा प्रदर्शन किया। विकासखंड गंगेश्वरी की ग्राम पंचायत चकफेरी के राशन डीलर सुखदेव सिंह द्वारा राशन के गेहूं को 5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वितरित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मुफ्त राशन वितरण करते समय एक कार्ड पर 1 किलो चने भी गेहूं के साथ तोले जा रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि राशन डीलर द्वारा राशन वितरण में धांधली की जा रही है। शिकायत करने पर राशन डीलर द्वारा कार्ड धारकों के साथ अभद्रता की जाती है। अमरोहा के हसनपुर में कंगना रनौत के साथ महाराष्ट्र सरकार द्वारा किए जा रहे देशद्रोह जैसे व्यवहार की कड़ी निंदा करते हुए महाराष्ट्र सरकार से इस्तीफे की मांग की गई। आपको बता दें, नगर के अमरोहा बस स्टैंड के नजदीक रहने वाले एवं नौगामा विधानसभा से भाजपा टिकट की दावेदारी करने वाले भाजपा में सन 2014 से सक्रिय युवा कार्यकारिणी सदस्य एवं जिले के जिला महामंत्री जैसे पदों पर आसीन रहे नरेंद्र प्रताप सिंह राणा ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार कंगना रनौत के साथ देशद्रोहियों जैसा व्यवहार कर रही है, जिसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। उन्होंने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि हम एवं भाजपा परिवार इसकी कड़ी निंदा करते हैं। किसी भी बहन बेटी के साथ बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। वह एक सच्चाई की आवाज उठाना चाहती है, जिसको महाराष्ट्र सरकार दबाना चाहती है। महाराष्ट्र सरकार कंगना रनौत के साथ ये जो व्यवहार कर रही है, ये देशद्रोहियों जैसा व्यवहार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता होने के नाते इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूँ। जो नौगामा विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको विधानसभा में क्या क्या आपको प्राथमिकता है?
मेरी नौगांव विधानसभा एक किसान सीट है और मैं इसमें जितना भी जिस दावेदारी को कर रहा हूँ किसानों के लिए मैं जो कर पाऊँ और जो नौजवानों की आशा पे खरा उतर पाऊँ, यह मेरा दावेदारी का मूल मंत्र है। और किसानों के लिए मैं जितना करूं वो कम होगा, क्योंकि मैं एक किसान परिवेश से हूं। मेरा खेत खलियान नौगांव विधानसभा में है। मैं जन्मा नौगांव विधानसभा हूं। जन्म स्थल होने के कारण प्राथमिकता नौगांव विधानसभा को आप दे रहे हैं, क्या क्या अपेक्षाएं नौगांव विधानसभा के लोगों से आपकी जुड़ी? लोग और जो किसान है हमारा, वह सबका पेट भरता है, उसको उचित सम्मान मिले। मैं किसान परिवार से होने के नाते उस पर काम करूंगा। अमरोहा के हसनपुर के गंगा चोली खेत पर चारा काटने से मना करने पर युवतियों ने दराती से हमला कर युवती को घायल कर दिया। आपको बता दें, कोतवाली क्षेत्र के गांव गंगा चोली निवासी आशा पुत्री ओम सिंह खेत पर चारा काटने गई थी, जहां पहले से ही चोरी से गांव निवासी 3 युवतियां खेत में चारा काट रही थी, जिसका आशा ने विरोध किया तो युवतियों ने आशा पर दराती से हमला कर दिया, जिसमें युवती आशा घायल हो गई। वहीं घायल अवस्था में परिजन युवती को लेकर कोतवाली पहुंचे और तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। एकदम से तीनों माँ बेटी मुझसे चिपट गई और माँ बेटी ने पकड़ रखा और उन्होंने मेरे चांटे लगाए गालों पर, यहाँ लात मारी है पेट में भी। और चरण सिंह ने लात मारी दोनों, और लोंडियों ने पकड़ रखी है, और उसकी मम्मी ने भी, और उसके आदमी ने मेरे चांटे मारे, लात मारी पेट में। क्या वजह थी? वजह इतनी ही कि इन्होंने कूड़ी के ऊपर तय दी गई, यहाँ से कूड़ी हटा लियो, उपले उपले निकाले हम वहाँ से, उसे निकलने को रास्ता ना हो। इतने बीच में ही मोढ़े का आगे कूड़ी गिर रखी, इन्होंने कह दी तो उसकी वजह से चिपट गया कि मेरी बुढ़ी यहाँ से चिपके पहले, फिर मुझसे चिपट के सगले आए गए। आपने थाने में सूचना दी है इसकी? हाँ, हमारी किसी ने कोई कार्रवाई न करी। अमरोहा के हसनपुर में भारतीय किसान संघ जनपद अमरोहा की जिला बैठक सरस्वती शिशु मंदिर हसनपुर में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार शर्मा ने की और संचालन जिला महामंत्री चंद्र प्रकाश शर्मा ने किया। बैठक में उपस्थित प्रांत कोषाध्यक्ष अश्वनी त्यागी ने कार्यकर्ताओं से संगठन की मजबूती के लिए गाँव समितियों को मजबूत करने पर बल दिया। बैठक में उपस्थित चौधरी नरेंद्र सिंह प्रांतीय कार्यालय मंत्री ने बताया कि धान की फसल कट रही है, लेकिन क्रय केंद्र शुरू नहीं किए गए। शीघ्र ही धान क्रय केंद्र शुरू किए जाएं। किसानों के गन्ना बकाया भुगतान का शीघ्र से शीघ्र आवंटन किया जाए। किसान संघ एक किसानों के बीच में सक्रिय भूमिका निभाने वाला संगठन, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। किसानों की समस्याओं को लेकर दिन प्रतिदिन आंदोलन करता है। और अभी हाल ही में आप सबको भी पता है कि कुछ विषय ऐसे आए हैं जो किसानों के हित में नहीं है। केंद्र सरकार ने कुछ अध्यादेश लाए हैं, तो हम उसमें भी क्या अमेंडमेंट हो प्रस्ताव उसके लिए दिए जा रहे हैं, हर जिले से, हर खंड से। और दूसरा, गन्ने की समस्या, किसानों को जो भुगतान समय पर नहीं हो रहा है, इसके लिए किसान, क्योंकि अभी तक क्या था, कोरोना काल में सब कुछ गतिविधियां धीमी हो गई थी। दोबारा से हम गतिविधियां बढ़ाएंगे, किसानों का समय में भुगतान हो, किसानों के हित में अध्यादेश बने और उसका इम्प्लीमेंट हो। इसके लिए हम जिला स्तर पर, खंड स्तर पर बैठक कर रहे हैं। और आने वाले समय में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसान की आय हम दुगनी करेंगे, वो कैसे होगी, उसके लिए भी हम सुझाव अपनी बैठकों के माध्यम से देंगे। किसान की आय दुगनी हो, सभी को अच्छा है, देश की तरक्की होगी, पर वो कैसे होगी आय दुगनी, क्योंकि जो नीचे का प्रशासनिक स्तर है, किसानों की जो बहुत सारी स्कीमें हैं अभी किसान तक नहीं पहुंच रही हैं, कैसे पहुंचे, वो पहुंचेंगी तभी किसान की आय दुगनी होगी। उसके साथ साथ जैविक खेती को हम मुख्य धारा में शामिल कराना चाहते हैं। जैविक खेती होगी, किसान की उसमें तरक्की होगी, क्योंकि उसका जो पशुधन है वो ज़्यादा से ज़्यादा पशुधन भी पालेगा, और उसके जो वेस्ट गोबर है उसका भी जैविक खेती में यूज करेगा, तो उसकी दोनों तरफ से आय बढ़ेगी। तो हमारा मुख्य उद्देश्य जैविक खेती, प्राकृतिक खेती को बढ़ाना,
समय पर किसान का भुगतान हो। अब धान की कटाई चल रही है, धान का उचित मूल्य किसान को मिले, उसकी फसल ठीक तरह से मंडी में जाके बिके, ऐसी हम इस तरह की कुछ चर्चाएं करने वाले हैं ताकि किसान का उद्धार हो। क्या लगता है कि सरकार पे आपके सुझाव से कुछ असर पड़ेगा या नहीं? हाँ, अभी कुछ समय पहले जो पिछला बजट था, इसमें भी सरकार ने हमारी कई मांगे मानी थी। अभी चूंकि कोरोना काल आ गया तो थोड़ा हर जगह दिक्कतें आई हैं, बट अब जो हम प्रस्ताव जा रहे हैं, पूरे अखिल भारतीय स्तर पर हमारे प्रस्ताव गए हैं, सभी स्थानीय सांसदों के माध्यम से प्रस्ताव भेजे हैं। हमें उम्मीद है कि जो किसान संघ की मांग है उस पर सरकार ध्यान देगी और उसको अमरोहा के हसनपुर में दुकान का शटर खोलते वक्त संभल अड्डे पर वृद्ध के साथ युवक ने लाठी डंडों से मारपीट कर घायल कर दिया। आपको बता दें, नगर के संभल बस अड्डे पर वृद्ध अब्दुल वहाब पुत्र अब्दुल रहमान अपनी दुकान का शटर उठा रहा था। उसी वक्त नजदीक का रहने वाला मुदम्मिल पुत्र जमील ने उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें वृद्ध परिजनों के संग कोतवाली पहुंचा, जहां पुलिस ने न्याय की गुहार लगाई, कार्रवाई की मांग की गई। वहीं कोतवाली पुलिस ने वृद्ध को मेडिकल परीक्षण के लिए CHC भेज दिया। ये संभल बस स्टैंड राजा मेडिकल स्टोर। क्या मामला है मारपीट का? मारपीट का मैं अपनी दुकान खोल लिया था, दुकान खोलते में उसने मतलब वार कर दिया, लठिया मतलब ना कोई लड़ाई ना झगड़ा कुछ भी नहीं। इसकी तहरीर थाने में दी गई है? हाँ, तहरीर थाने में। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।